नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञानकृत क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 6 को देखेंगे, जिसका नाम है पृथ्वी की प्रमुख स्थलाकृतियाँ। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि स्थलाकृतियाँ क्या होती हैं, उनका निर्माण कैसे होता है, प्रमुख स्थलाकृतियाँ क्या-क्या हैं और स्थलाकृतियों की विशेषताएँ क्या हैं और उनका मानव जीवन के साथ क्या संबंध है। चलिए अब जानते हैं कि स्थलाकृतियाँ क्या होती हैं। स्थलाकृतियों का अर्थ पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली विभिन्न आकृतियों से है। यानी जो पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ हमें दिखाई देती हैं, उन्हीं को स्थलाकृतियाँ कहते हैं। और पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान और पठार। आप अपने आसपास भी देखते होंगे ऐसे ऊंचे-ऊंचे पर्वतों को, ऐसे मैदानी क्षेत्रों को और ऐसे पठारीय क्षेत्रों को। आगे हम इनके बारे में एक-एक करके जानेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि इन स्थलाकृतियों का निर्माण कैसे होता है। इन स्थलाकृतियों का निर्माण जो है वो 2 प्रक्रियाओं द्वारा होता है, जिसमें पहली प्रक्रिया होती है आंतरिक प्रक्रिया और जो दूसरी प्रक्रिया होती है, वो होती है बाह्य प्रक्रिया। आंतरिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जो पृथ्वी के अंदर लगातार चलती रहती है। इससे पृथ्वी की सतह ऊंची या नीची होती रहती है। आंतरिक जो प्रक्रिया है उसमें आ जाते हैं हमारा भूकंप और ज्वालामुखी। ये भूकंप और ज्वालामुखी जो है वो आंतरिक प्रक्रियाएं होती है जिनके द्वारा स्थल रूपों का निर्माण होता है। दूसरी होती है बाह्य प्रक्रियाएं। यह पृथ्वी की सतह के टूटने और पुनर्निर्माण से जुड़ी हुई हैं। बाह्य प्रक्रिया में आ जाती है हवा, पानी, बर्फ। चलिए अब जानते हैं कि ये हवा, पानी और बर्फ जो है किस तरह से बाह्य प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। तो बाह्य प्रक्रिया जो है उसको हमने 2 प्रकारों में बाँटा है। पहला है अपरदन और दूसरा है निक्षेपण। अपरदन का अर्थ होता है पृथ्वी की सतह का टूटकर घिस जाना। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, टूटकर घिस रही है और नीचे की ओर जा रही है। और निक्षेपण जो है उसका अर्थ होता है घिसे हुए पदार्थों का इकट्ठा होकर सतह का निर्माण करना। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या है, अपरदन हो रहा है। ये टुकड़े जो है टूटकर नीचे जा रहे हैं और यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। धीरे-धीरे क्या होगा कि ये यहाँ से टूटता जाएगा और यहाँ पे इकट्ठे होते जाएँगे, तो यहाँ पे एक नई सतह बन जाएगी। ऐसे-ऐसे ऊपर की ओर चलती रहेगी और ये ऐसे नीचे की ओर आती रहेगी। और जो अपरदन व निक्षेपण की क्रिया है, यह बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ द्वारा होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रमुख स्थल रूपों के बारे में, मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में। पृथ्वी पर 3 प्रमुख जो है स्थल रूप हैं। पहले हैं पर्वत। यह पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पर्वत होते हैं। दूसरे होते हैं पठार। ये जो है उठा हुआ समतल क्षेत्र होता है। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं ये नीचे से उठा हुआ है और ऊपर जाके समतल है। और तीसरे होते हैं मैदान। ये बिल्कुल समतल क्षेत्र होता है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं पर्वतों के बारे में कि पर्वत क्या होते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई को पर्वत कहते हैं। यानी जो भाग ऊंचा उठा हुआ होता है उसको हम पर्वत कहते हैं। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यानी जो शिखर होता है पर्वत का वो ऐसे छोटा होगा और आधार जो है ऐसे चौड़ा होगा। इसके अलावा जो पर्वत है वो अपने आसपास के क्षेत्र से ऊंचा होता है और पर्वतों में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होता है। कुछ पर्वत ऐसे होते हैं जहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है और ऐसा नहीं है कि पर्वत जो है वो सतह पर ही हो, यानी स्थल मंडल में ही हो। ये पर्वत जो है ये समुद्र में भी हो सकते हैं, यानी जलमंडल में भी हो सकते हैं। और समुद्र में जो सबसे बड़ा पर्वत है वो है प्रशांत महासागर में स्थित मानिकी पर्वत। और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सतह पर, यानी जो पृथ्वी का स्थलीय भाग है उस पर जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो कौन सा है और उसकी ऊंचाई कितनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पहाड़ी क्या होती है,
तो पहाड़ी वह स्थलीय भाग होता है, यहाँ स्थलीय नहीं होगा, यहाँ होगा स्थलीय। वह स्थलीय भाग है जो अपने आसपास की भूमि से ऊंचा उठा हो, इतना कम से कम 600 मीटर ऊंचा उठा हुआ होना चाहिए, तो उसको हम पहाड़ी कहते हैं। और 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को हम पर्वत कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। हिममान, जिसे इंग्लिश में हम ग्लेशियर कहते हैं, ये जो है बर्फ की नदियाँ होती हैं। आगे बात करें पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में, तो एक रेखा क्रम में व्यवस्थित पर्वतीय तंत्र को पर्वत श्रृंखला कहा जाता है, जो सैकड़ों किलोमीटर तक फैली होती हैं। जैसे एशिया में हिमालय पर्वत श्रृंखला, यूरोप में अल्पास पर्वत श्रृंखला और दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला। मान लीजिए अगर कोई पर्वत ऐसे है, दूसरा पर्वत ऐसे है और तीसरा पर्वत ऐसे है, तो इसको हम पर्वत श्रृंखला नहीं कहेंगे क्योंकि ये अलग अलग है। पर्वत श्रृंखला हम उन्हें कहेंगे जो ऐसे जुड़े हुए होते हैं, पर्वत एक साथ कई सारे पर्वत होते हैं और कई किलोमीटर तक ऐसे फैले हुए होते हैं, उन्हीं को हम पर्वत श्रृंखला कहेंगे। अगर बात करें पर्वतों के प्रकार के बारे में, तो पर्वत जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं वलित पर्वत, दूसरे होते हैं बृहस्पति पर्वत और तीसरे होते हैं ज्वालामुखी पर्वत। जो वलित पर्वत होते हैं उनको हम फोल्ड माउंटेन कहते हैं और भ्रंश पर्वतों को हम फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन कहते हैं और जो ज्वालामुखी पर्वत है उनको हम वॉल्केनिक माउंटेन कहते हैं। चलिए अब जानते हैं वलित पर्वतों के बारे में कि वलित पर्वत जो है वो क्या होते हैं। तो वलित पर्वतों का निर्माण टेक्टोनिक प्लेटों के दबाव के कारण होता है, जिससे सतह का जो है कुछ भाग मुड़कर ऊपर की ओर उठ जाता है और फिर पर्वत बन जाता है। उसे हम वलित पर्वत कहते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक जो टेक्टोनिक प्लेट ये है और दूसरी टेक्टोनिक प्लेट ये है। जब ये दोनों एक दूसरे पर दबाव डालती हैं तो एक प्लेट जो है वो ऊपर की ओर उठ जाती है, जिससे इस तरह पर्वतों का निर्माण हो जाता है। इन्हीं को हम वलित पर्वत कहते हैं। इस प्रकार के पर्वतों यानी वलित पर्वतों की सतह जो है ऊबड़ खाबड़ होती है तथा शिखर जो है शंकुआकार होता है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकी जो सतह ऐसे ऊबड़ खाबड़ है। और भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर अरावली पर्वत श्रृंखला की बात करें तो आपको पता होगा कि ये राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो अब अपर्दन की क्रिया के कारण क्या है, घिस गई है। अगर बात करें उत्तरी अमेरिका में स्थित अपलेशियन तथा रूस में स्थित यूराल पर्वत की, तो ये दोनों पर्वत भी वलित पर्वत हैं और ये पर्वत जो है गोलाकार दिखाई देते हैं और इनकी जो ऊंचाई है बहुत कम है और ये पर्वत भी बहुत पुराने हैं। लेकिन जो सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है वो भारत में स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला है। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बात करते हैं भ्रंश पर्वतों के बारे में। जब टेक्टोनिक प्लेटें दबाव के कारण टूट जाती हैं तो इनका कुछ भाग जो है ऊपर की ओर उठ जाता है, जिसे हम उत्खंड कहते हैं और कुछ भाग जो है वो नीचे की ओर धंस जाता है, जिसे हम भ्रंश कहते हैं। और इसी प्रक्रिया द्वारा भ्रंश पर्वतों का निर्माण भी होता है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब टेक्टोनिक प्लेटों में दबाव के कारण वो टूट जाती हैं तो एक भाग ऊपर की ओर उठ जाता है और दूसरा भाग नीचे की ओर दब जाता है। और ये जो उठा हुआ भाग होता है इसे हम होर्स्ट भी कहते हैं या फिर उत्खंड कहते हैं। और दबे हुए भाग को जो नीचे दब जाता है उसको हम गार्बन भी कहते हैं और भ्रंश भी कहते हैं। अगर बात करें भ्रंश पर्वतों के उदाहरण की, तो यूरोप की राइन घाटी तथा वासजेस जो पर्वत है वो इस तरह के पर्वतों का उदाहरण यानी भ्रंश पर्वतों का उदाहरण है। चलिए अब आगे बात करते हैं ज्वालामुखी पर्वतों के बारे में। तो ज्वालामुखी जो पर्वत होते हैं वो ज्वालामुखी प्रक्रिया से बनते हैं। किलिमंजारो जो अफ्रीका में स्थित है और फ्यूजियामा जो जापान में स्थित है वो इस तरह के पर्वत के उदाहरण हैं। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैग्मा है। जब ज्वालामुखी फटता है तो ये मैग्मा ऊपर आता है और ऐसे बहने लगता है और इकट्ठा होता रहता है। और जब ये बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है तो एक पर्वत का आकार ले लेता है और इसी को हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं पर्वतों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में। जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है कि पर्वतों में कठिन जीवन शैली होती है, यानी पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों को अनेक प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो यह है कि पर्वत जो है वो पर्यटन एवं खेलों के लिए आकर्षक स्थान होते हैं। और तीसरी जो विशेषता है वो यह होती है कि अलग-अलग प्रकार की वनस्पतियाँ और जीव-जंतु पाए जाते हैं पर्वतों पर। इसके अलावा कृषि, जल स्रोत, सिंचाई और पनबिजली के लिए उपयोगी होते हैं। इसके अलावा पर्वत जो है वो जल के संग्रहक होते हैं, क्योंकि पर्वतों पर बहुत सी नदियों के स्रोत होते हैं और पर्वतों पर ही हिमानियाँ स्थित होती हैं। हिमानिया का अर्थ होता है ग्लेशियर, जैसा कि आपको मैंने पहले भी कहा था। चलिए अब आगे बात करते हैं पठार के बारे में कि पठार क्या होते हैं। पठार जो है वो अपने आसपास के क्षेत्र से उठा हुआ क्षेत्र होता है तथा इसका जो ऊपरी भाग होता है वो कैसा होता है, समतल होता है। यानी जो पठार होते हैं वो इस तरह के होते हैं। इसके अलावा पठारों की जो ऊंचाई है वो 100 मीटर से हजारों मीटर तक हो सकती है और पठार जो है पुराने और नए दोनों प्रकार के हो सकते हैं। कुछ प्रमुख पठार जो है वो है तिब्बत का पठार। तिब्बत का जो यह पठार है ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी जो ऊंचाई है वो 4000 मीटर से लेकर 6000 मीटर के बीच है। दूसरा है दक्कन का पठार। ये जो दक्कन का पठार है ये भारत का सबसे पुराना पठार है। इसके बाद जो है अफ्रीकी पठार, जो सोने एवं हीरे के लिए प्रसिद्ध है। ये अब आगे बात करते हैं पठारों की विशेषताओं के बारे में। जो ये पठार होते हैं इनमें खनिजों की प्रचुर मात्रा होती है। अगर कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपातों की बात करें तो उसमें है हुड्रू जलप्रपात, जो झारखंड में स्थित है स्वर्णरेखा नदी पर। इसके अलावा जोग जलप्रपात है जो कर्नाटक में स्थित है। और पठारों में जो मिट्टी है वो उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, जैसे काली मिट्टी हो गई, जलोढ़ मिट्टी हो गई। इसलिए ये कृषि के लिए भी बहुत उपयुक्त स्थान होते हैं और जैसा मैंने पहले कहा कि यहाँ पर पर्यटन स्थल भी होते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं मैदानों के बारे में। मैदान जो है वो नदियों द्वारा बनाए गए समतल क्षेत्र होते हैं। जब नदियाँ पहाड़ों से नीचे आती हैं तो वो अपने साथ बहुत सारे कंकड़, पत्थर, मिट्टी लेकर आती हैं और जैसे ही वो मैदानों में प्रवेश करती हैं तो उस मिट्टी को जो है वहाँ पर निक्षेपित कर देती हैं, जिससे वहाँ पर बहुत सारे बड़े-बड़े मैदानों का निर्माण हो जाता है। मैदान जो है समतल भूमि का बहुत बड़े भाग होते हैं। इनकी जो सामान्य ऊंचाई होती है वो समुद्र तल से 200 मीटर से कम होती है। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित होते हैं। यानी कुछ मैदान जो है वो बिल्कुल ऐसे समतल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं ऊबड़-खाबड़। चलिए अब आगे बात करते हैं मैदानों की विशेषताओं के बारे में। तो मैदानों में उपजाऊ भूमि पाई जाती है, परिवहन आसान होता है और मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। घर, सड़क खेती के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं। यानी मैदानों में जो है जीवन बहुत सरल होता है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रमुख मैदानों के बारे में। तो जो सबसे प्रसिद्ध मैदान है वो है गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, जो कि हमारे प्यारे भारत में स्थित है और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाए गए हैं। दूसरा है यांगत्से मैदान, जो कि चीन में स्थित है और यांगत्से नदी द्वारा बनाया गया है। और अगला है मिसिसिपी मैदान, जो कि अमेरिका में स्थित है और मिसिसिपी नदी पर स्थित है। चलिए अब आगे स्थलाकृतियों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं देखते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो स्थल रूप है उनका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो पर्वत होते हैं उनका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है कि यहाँ पर जो है जीवन कठिन होता है, कम खेती होती है और आबादी भी कम रहती है। अगर बात करें पठारों की, तो पठार जो है खनिजों से समृद्ध होते हैं, यानी खनिजों से भरपूर होते हैं। इसके अलावा खेती सीमित होती है, यानी पर्वतों के मुकाबले ज़्यादा होती है और मैदानी क्षेत्रों के मुकाबले कम होती है। आगे बात करें मैदानों के बारे में, तो मैदानों में जीवन आसान होता है, खेती सरल होती है और घनी आबादी रहती है, यानी जनसंख्या की आबादी बहुत घनी होती है। तो ये थे विभिन्न स्थल रूप और इनका मानव जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।